डॉक्टर अभिलाषा सहायकाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में सल्तनतकालीन प्रशासन का जो पिछला वीडियो था उसमें सल्तनत राज्य की प्रकृति, खलीफा, सुल्तान, मंत्रीगण, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के कुछ अन्य पहलुओं जैसे प्रांतीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन तथा न्याय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले देखेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो सल्तनत काल में क्या था कि शासन सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सुल्तानों ने जो राज्य था उसको प्रांतों में विभाजित किया और उन प्रांतों को एक नाम दिया गया, वो था इक्ता, यानी इक्ता के नाम से जाना जाता था। और इन इक्ताओं के आकार में विषमता भी थी, यानी कुछ इक्ता बड़े थे और कुछ इक्ता छोटे थे। और इन इक्ताओं की शासन व्यवस्था भी एक समान नहीं थी। और जो इक्ता का अध्यक्ष होता था उसको इक्तादार या मुक्ता या वली के नाम से जाना जाता था। और सुल्तान क्या करता था, जो उसका स्वामी भक्त और विश्वास पात्र अनुभवी अमीर होता था उसको ही प्रांत का या इक्ता का अध्यक्ष नियुक्त करता था। तो फिर उस प्रांत या इक्ते विशेष की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी थी वो इक्तादार या मुक्ता पे थी। तो अब अपन देखेंगे कि उसके उत्तरदायित्व क्या थे या उसकी मुख्य कार्य, इक्तादार के मुख्य कार्य क्या थे। तो उसका पहला कार्य था, इक्ता यानी वो प्रांत था उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा कार्य था भूराजस्व कर एवं जो अन्य कर थे उन करों की वसूली करवाना। और उसमें से क्या होता था, अपना वेतन और जो प्रशासनिक खर्च काटकर जो शेष राशि होती थी वो केंद्रीय राजकोष में भेजना। तीसरा कार्य था यानी जो इक्तादार होता था उसके पास अपनी एक व्यक्तिगत सेना भी होती थी। तो आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान की सैनिक सहायता देना। इसके अतिरिक्त जो इक्तादार होते थे उनको मुस्लिम कानून की रक्षा एवं उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी होती थी। और उस क्षेत्र विशेष में न्याय शासन देखना, न्यायालयों के निर्णयों को कार्यान्वित करना, व्यापार वाणिज्य और भौतिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना आदि कार्य भी करने पड़ते थे। तो ये तो था प्रांतीय शासन। अब देखना है स्थानीय शासन। तो जो प्रारंभिक सल्तनत काल का जो प्रारंभिक चरण था, यानी अपन देखें तो संपूर्ण 13वीं शताब्दी में इक्ते से नीचे किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी। किंतु बाद में तुगलक सुल्तानों के समय यानी 14वीं शताब्दी में जो इक्ता इकाई थी उसको सिकों में विभाजित कर दिया गया। और सिक आज जो जिला होता है उसके समकक्ष इकाई थी। और जो सिक का अध्यक्ष होता था वह सिकदार कहलाता था और वह एक सैनिक पदाधिकारी भी होता था। और इसका भी वही उत्तरदायित्व था, जैसे इक्तादार का कार्य अपने क्षेत्र विशेष में शांति बनाए रखना था, वैसे ही जो सिख प्रशासनिक इकाई थी उस क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिकदार की होती थी। फिर सिख के नीचे जो इकाई थी वो थी परगना। तो इक्ता सिखों में विभाजित था और सिख परगनों में विभाजित कर दिए गए थे। तो ये थी स्थानीय शासन व्यवस्था। अब अपन आते हैं सैन्य व्यवस्था पे। तो सैन्य व्यवस्था में देखें तो किसी भी काल विशेष में देख लो, किसी भी एक विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक विशाल सेना की महती आवश्यकता होती है। वैसे ही संपूर्ण सल्तनत काल में दिल्ली सुल्तानों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आंतरिक विद्रोहों के दमन हेतु हिंदू राजाओं से संघर्ष करने तथा जो सल्तनत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी जहाँ पर मंगोल आक्रमणकारियों का सदैव भय बना रहता था, तो इन समस्याओं का समाधान एक विशाल सेना के माध्यम से ही हो सकता था।
तो ऐसी परिस्थितियों में सभी सल्तनतकालीन सुल्तानों ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना रखनी पड़ी। तो सल्तनत काल में अधिकतर सुल्तानों की सेना में दो प्रकार के सैनिक थे। एक तो थे नियमित सैनिक, यानी जो सुल्तान की सेना के लिए भर्ती किए जाते थे वो थे नियमित सैनिक, और दूसरे प्रकार के सैनिक वो थे जो प्रांतीय सूबेदारों और अमीरों द्वारा भर्ती किए जाते थे, यानी जो इक़्तादार होता था उसके पास भी एक अपनी व्यक्तिगत सेना होती थी। तो ये दूसरे सैनिक वो होते थे जो प्रांतीय सूबेदारों यानी मुक्ताओं द्वारा भर्ती किए जाते थे और उन्हीं के नियंत्रण में ही रहते थे। और सैनिक सुधारों की दृष्टि से अपन देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का काल सबसे महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने एक विशाल स्थायी सेना की नींव डाली और जिसकी भर्ती सीधी केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। और उसका नगद वेतन, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके जो पूर्व के सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, नगद वेतन न देकर उनको एक क्षेत्र विशेष की राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन भुगतान किया। तो नगद वेतन प्रारंभ करने से क्या हुआ, जो क्षेत्र विशेष की राजस्व पहले के सुल्तानों ने दी जाती थी उसे क्या कहते थे, इक्ता प्रथा, तो उसको उसने समाप्त कर दिया। और कुछ अन्य सुधार भी किए थे, जैसे घोड़ों को दागना, सैनिकों की हुलिया दर्ज करना, सैनिकों को नगद वेतन देना। जैसे समकालीन इतिहासकारों के अनुसार जो एक अश्वारोही सैनिक होता था उसका वार्षिक वेतन 234 टका निश्चित किया गया था, और 2 अस्पा सैनिक यानी जिसके पास 2 घुड़सवार होते थे उन सैनिकों को 234 टका के अतिरिक्त 78 टका अतिरिक्त भुगतान किया जाता था। और सैनिकों की हुलिया दर्ज करना और घोड़ों को दागने की प्रथा इसलिए कि जो सैन्य तंत्र में जो भ्रष्टाचार था, यानी जो अदला बदली वाला सिस्टम था, उसको खत्म करने के लिए। और सल्तनतकालीन सेना के 3 अंग थे। पैदल सेना, पैदल सैनिकों को वैसे पाइक कहते थे, और यह सेना का महत्वपूर्ण अंग था, और उसके पास शस्त्रों में जैसे तलवारें, भालें, धनुष बाण आदि रहते थे। दूसरा अंग था घुड़सवार सेना, जो सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, और घुड़सवार सेना के लिए जो घोड़े होते थे वो अरब और तुर्किस्तान से मंगवाए जाते थे। और उस समय सेना की सफलता बहुत हद तक जो घुड़सवार सेना थी उसकी शक्ति और गतिशीलता पर ही निर्भर करती थी। सेना का तीसरा अंग है गज सेना यानी हाथी सेना। वैसे दिल्ली सुल्तान युद्ध में हाथियों को बहुत ही लाभदायक मानते थे। बताया भी जाता है जैसे सुल्तान बलबन ने युद्ध में एक हाथी को 500 घुड़सवारों के समान प्रभावशाली समझता था, और हाथियों के शरीर लोहे के तवों से ढके जाते थे। और सल्तनत काल में ये तो थे सेना के 3 अंग, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, जिसका भी अपन ने जिक्र किया है। अब है सेना का संगठन, यानी गठन किस प्रणाली पर आधारित था। तो सल्तनत काल में सेना का गठन जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली थी उसके आधार पे था। जैसे समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने जो सल्तनतकालीन सैन्य संगठन था उसको अपने ढंग से स्पष्ट किया है। उसके अनुसार जो सबसे छोटी सैनिक इकाई थी वो थी सरखेल। यह क्या थी, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी थी, और उसका प्रधान क्या कहलाता था, सरखेल। और खान थी, वो थी सबसे बड़ी सैनिक इकाई। सबसे छोटी या सबसे निम्न सैनिक इकाई थी सरखेल, और सबसे बड़ी सैनिक इकाई थी खान। खान के अधीन 1 लाख घुड़सवार होते थे। खान के ऊपर होता था सुल्तान, यानी सुल्तान अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। वह सेना के संगठन और उसे उचित व्यवस्था में बनाए रखने की ओर विशेष ध्यान देता था। फिर भी इसकी सहायता हेतु एक सेना मंत्री भी नियुक्त किया जाता था, जिसे आरिज ए मुमालिक नाम से जाना जाता था। सैनिकों की भर्ती, उसके संगठन, अनुशासन, पदोन्नति आदि का उत्तरदायित्व उसी पर होता था, यानी जो सैन्य विभाग का मुखिया होता था
आरिज ए ममालिक उसके अधीन होते थे। तो ये तो थी सैन्य व्यवस्था। अब अपन को देखना है राजस्व व्यवस्था। तो सल्तनत काल में जो आय के प्रमुख स्रोत थे वो थे जैसे उसर। पहला कर था उसर। उसर कर था ये मुस्लिम किसानों से भूमि कर के रूप में लिया जाता था और यह उपज का 10% की दर से वसूला जाता था। दूसरा कर है खराज। यह गैर मुस्लिम जनता यानी हिंदुओं की भूमि पर जो भूमि कर लेते थे उसको क्या कहते थे? खराज। और मुस्लिम कानून के अनुसार इसकी दर उपज का 10% से 50% तक होती थी। तीसरा कर है खम्स। यह काफिरों के विरुद्ध, काफिर यानी हिंदू जनता, काफिरों के विरुद्ध युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसका 1/5 भाग सरकारी खजाने में जमा किया जाता था, उसे खम्स कहा जाता था। और जो शेष 4/5 भाग था वो सैनिकों में आवंटित कर दिया जाता था। तो ये था उसका अनुपात। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा किया, यानी उनके समय में 4/5 भाग सरकारी खजाने में जमा होता था और 1/5 भाग सैनिकों को आवंटित होता था। फिर अगला कर है जकात। यह एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था और इसकी दर थी वो थी संपत्ति का 2.5%। और इस जकात कर से जो आय होती थी वो कुछ निश्चित मदें होती थी, उसके लिए खर्च की जाती थी, जैसे मस्जिदों और कब्रों की मरम्मत करवाना, धार्मिक लोगों तथा जो गरीब मुसलमान होते थे उनको भत्ते आदि सुविधाएं देना। अगला कर है जजिया। जजिया कर मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों यानी हिंदू जनता से लिया जाने वाला कर था और मुस्लिम कानून के अनुसार जो जजिया कर देते थे गैर मुस्लिम जनता उनको जिम्मी कहा जाता था। और एक मुस्लिम राज्य में रहने का अधिकार उन्हें तभी मिलता था जब वह जजिया का भुगतान कर देता था। तो जजिया देने के पश्चात उनको राज्य में रहने का एक अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता था और इसके बदले में राज्य द्वारा उनको उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाती थी। और ये जो जजिया कर था इसके लिए जो गैर मुस्लिम जनता थी उनको 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया था, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। यानी उच्च वर्ग की दर अलग थी, मध्यम वर्ग की दर अलग थी और निम्न वर्ग की दर अलग थी। और इस कर से स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। वैसे अपन देखें तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था और इससे पूर्व ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो सल्तनत काल में ये 5 प्रमुख कर थे। इन करों के अतिरिक्त भी कुछ कर थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय मकान कर और चारागाह कर लागू किए गए थे और इसी प्रकार फिरोज तुगलक के समय भी 10% सिंचाई कर लिया जाने लगा था। और मुद्रा की ढलाई, लावारिस संपत्ति तथा अमीरों एवं प्रांतीय सूबेदारों द्वारा दी गई वार्षिक भेंटें यानी उपहार भी सुल्तान की आय के साधन थे। तो ये तो थी राजस्व व्यवस्था। अब अपन आते हैं न्याय व्यवस्था पे। तो सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे बड़ा न्यायाधीश था और सुल्तान की अनुपस्थिति में मुख्य काजी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। और जो बड़े नगर होते थे वहाँ पर अमीर-ए-दाद नामक पदाधिकारी होता था, जिसका कार्य वर्तमान में जो नगरों में मजिस्ट्रेट होता था उसके इक्वल उसका दर्जा था। और मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो कुरान ये मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था। हदीस इसमें पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है। इजमा मुजतहिद कौन होते थे? जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करने वाले होते थे उनको मुजतहिद कहा जाता था। तो इजमा क्या था?
मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता था। तो कानून के इस स्रोत को इजमा कहा जाता था। फिर है कयास। तो तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की जो व्याख्या होती थी उसे कहते थे कयास। तो ये थी सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था।